हेलो माय डियर लर्नर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड योर डे इज़ गोइंग अमेजिंग। एंड yesterday आई स्टार्टेड क्लासेस for ninth class. Already first chapter I completed that starting of coordinate geometry, and this is the second chapter, introduction to linear polynomials. कल मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई थी कि व्हाट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, ओके, एंड कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल के बारे में बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होगी। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इफ़ द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर देन इट विल बी अ पॉलिनोमियल्स, ओके। और फिर बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड द बेस्ड ऑन डिग्री। तो ये सारी चीज़ें मैंने करा दी थी। आज शुरुआत करते हैं हम चैप्टर सेकंड की, और चैप्टर नंबर सेकंड में एक्सरसाइज नंबर 2.1 से हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई विल टेल समथिंग अबाउट टुडे वेयर आई एम। आज मैं क्लास ले रहा हूँ कराईकल से, जो कि पुडुचेरी की एक डिस्ट्रिक्ट है। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। पुडुचेरी की एक खास बात यह है कि पुडुचेरी के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों ही डिस्ट्रिक्ट वो बाउंड्री टच नहीं करती हैं। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दैट पुडुचेरी। और पुडुचेरी की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक पुडुचेरी है, एक कराईकल है, एक माहे है और एक यमन है। तो जो माहे हैं वो केरला में है, यमन आई थिंक आंध्रा में है, और कराईकल जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और पुडुचेरी तो है ही है। तो जो कराईकल है ये कोरोमंडल कोस्ट पर है, तमिलनाडु की कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है, वहाँ पर है। तो अब आप मुझे बताना कि हाउ मेनी कोस्ट इन अवर इंडिया। और कराईकल का इतिहास से बहुत बड़ा संबंध है। यहाँ पे डच कॉलोनी हुआ करती थी, फिर फ्रेंच कॉलोनी थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस कराईकल रिमेन अंडर फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल 1954 व्हेन इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया along with पुडुचेरी, माहे एंड यमन। सो द लीगल मर्जर वाज completed in 1962, ओके। तो ये हो गया कराईकल के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर सेट 2.1। एक्सरसाइज नंबर सेट 2.1 ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वेरिएबल्स तो है ही नहीं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ओके। इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं। यस वेरिएबल है, मैंने कल बताया था। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर होती है 0, बिकॉज किसी भी नंबर के साथ 1 का हमेशा मल्टीप्लाई रहता है। और x की पावर 0 क्या होती है? 1, या y की पावर 0 क्या होती है? 1। किसी की पावर 0 हो एक्सेप्ट 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 इज एन एक्सेप्शनल केस दैट विल वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम 11th क्लास में आएंगे, 12th क्लास में आएंगे। तो 0 की पावर 0 एक्चुअली में कुछ टर्म्स होती हैं, अनडिटरमिनेट टर्म होती हैं, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो 0 की पावर 0 को छोड़कर x की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी तब x की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1 होती है, बशर्ते कि x की पावर 0 x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ना इसमें थर्ड में क्या होगा? डिग्री 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर क्या है? 0, हाईएस्ट पावर। फोर्थ में हाईएस्ट पावर क्या है? z की 1, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो डिग्रीज हम ऐसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1 2 3। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि देर आर सो मैनी आंसर्स यू हैव। सपोज आपके 5 फ्रेंड्स हैं, तो पाँचों फ्रेंड्स के डिफरेंट आंसर आते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे डिग्री निकालते हैं, पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, इसकी डिग्री 1 हो, तो सिंपल है x + 3 कर दो, ये हो गया 1 डिग्री का।
2x प्लस 3 कर दो, ये हो गया 1 डिग्री का। 5x प्लस 4 कर दो, ये भी हो गया हमारा 1 डिग्री का। 2 डिग्री का क्या होगा, मैं एक पेज ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, ये बोल रहा है राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1 2 3, यानी डिग्री अगर 1 हो तो सिंपल है, इसके थाउजेंड्स ऑफ आंसर्स होंगे, इसके इन्फिनिट आंसर्स होंगे। तो कोई एक x प्लस 3 हो गया, 2x प्लस 4 हो गया, 5x हो गया, और ये डिग्री 1 बोल रहा है। डिग्री 1 मीन्स इसका टर्म से कोई मीन्स नहीं है, टर्म कितने भी हों, ठीक है। तो ये डिग्री 1 हो गया। सेकंड क्या है इसका, डिग्री 2 वाला, डिग्री 2, 2x स्क्वायर, ये भी डिग्री 2 है। 5x स्क्वायर, ये भी डिग्री 2 है। 5x स्क्वायर प्लस 3, 3x प्लस 2, ये भी डिग्री 2 है। ओके, इसने सिर्फ डिग्री बोला है, टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये भी 2 डिग्री वाला है, ये भी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ये भी 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। एंड 3 डिग्री वाला 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 2, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देर आर सो मेनी आंसर्स यू कैन एनालाइज। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टूडेंट्स की एनालिटिकल नॉलेज को एनालाइज करने के लिए दिए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाँ एक रिक्वेस्ट हो, इफ़ यू आर एंजॉइंग माई क्लास और कुछ नया सीखने को अगर मिल रहा है आपको, और आपको लगे कि मैथ्स उतनी भी डरावनी नहीं है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, ना तो आपकी अटेंडेंस कटती है, ना ही आपका होमवर्क पड़ता है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है। जो मैं व्हाट आई एम डूइंग दैट वाज इन गुड डायरेक्शन, दैट वाज इन परफेक्ट डायरेक्शंस। ओके, और ठीक है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग विद मी। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन वी विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोफिशिएंट। मैंने कोफिशिएंट के बारे में कल बताया था। सपोज मैंने 4xy लिखा, तो मैंने आपसे पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 4y, यानी x को, अब अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x का कोफिशिएंट, तो x को छोड़कर जो भी होगा वो कोफिशिएंट होगा, 4y कोफिशिएंट होगा। अगर आपसे बोला y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट होगा 4x। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यू का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 6 और एक्स क्यू का कोफिशिएंट हो गया -3। अब -3 क्यों हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, बताता हूँ आपको। x4 - 3x क्यू, x4 - 3x क्यू प्लस 6x स्क्वायर -2x प्लस 7। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी भी अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax की पावर n प्लस bx की पावर n-1 प्लस cx की पावर n-2 d। यानी सारे टर्म्स जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। सारे टर्म्स किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। जब भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये, तो हम इसको भी लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस -3 x की पावर क्यू प्लस 6x स्क्वायर -2x प्लस 7। तो जो एक्स क्यू के आगे लगा हुआ है बस यही हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट हो गया 3 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूछ रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड। यहाँ पर जेड क्यू है, जेड स्क्वायर है, लेकिन जेड तो नहीं है, तो जेड का कोफिशिएंट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड तो है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा जेड का कोफिशिएंट क्या होगा। जेड है, हम कैसे पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 4z क्यू प्लस 5z स्क्वायर और -11, ठीक है। यहाँ पे जेड क्यू है, जेड स्क्वायर है, जेड नहीं है, तो कुछ मत करो, प्लस 0 इंटू जेड कर दो। जब भी कोई टर्म्स नहीं है तो उसके आगे क्यों 0 लगाया, क्योंकि किसी नंबर में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था 0 होती है प्लस आइडेंटिटी। प्लस आइडेंटिटी मीन्स अगर हम किसी भी नंबर में क्या ऐड करें, किसी नंबर में व्हाट विल बी एडेड इन एनी नंबर दैट नंबर इज रिमेन, यानी नंबर विल बी सेम। तो 0 इंटू जेड कर दिया, तो जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 0 हो गया।
Okay, question number 5. Question number 5. Question number 4. Question number 5 is what is constant term of the polynomial? Constant term means कोई वेरिएबल ना हो उसके साथ, तो constant पोलिनोमियल हो गया माइनस का 10, because it will not combine with variable, so that's why minus 10 is the constant terms of the polynomial. So this exercise number 2.1 is completed. Now we will comes on linear polynomial. मैं कल आपको पढ़ा रहा था, तो कल मैंने बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है. लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसके सॉल्यूशंस 1 होते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसके सॉल्यूशंस 2 होते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसके सॉल्यूशंस 3 होंगे. ओके, तो डिग्री 1 का मीन्स हो गया, डिग्री 1 मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल में नाम से ही क्लियर हो रहा है लीनियर पॉलिनोमियल्स. लीनियर मतलब लाइन. जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक ग्राफ आया था, कोऑर्डिनेट ग्राफ आए थे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन था. तो जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस को ग्राफ पर शो करते हैं तो ये एक लाइन शो करेगा. क्या शो करेगा? लाइन. लीनियर मीन्स लाइन. और जो क्वाड्रेटिक था ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर का मतलब होता है लाइन, लीनियर मीन्स लाइन. तो ये कार्टेशियन प्लेन पर जो एक्स वाई प्लेन होता है हमेशा उस पर ये लाइन शो करेंगे, ठीक है, जस्ट फॉर सेकिंग ऑफ योर नॉलेज. और जो क्वाड्रेटिक होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो सॉल्यूशंस हमेशा एक पैराबोला बनाते हैं. क्या बनाते हैं? पैराबोला. जब आप 11th क्लास में आएंगे तब आपको बच रहेंगी ये चीज़ें, क्योंकि अभी तो हम लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं सिर्फ. तो फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज वी विल आई विल टेल यू कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमेशा पैराबोला बनाते हैं, और जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा लाइन ड्रॉ करती है. किस पर? कार्टेशियन प्लेन पर, जो एक्स वाई प्लेन होते हैं उस पर. तो मैं तो बात करूंगा सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की. बस थोड़ा याद कर लीजिए, थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए कि हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम 2D ग्राफ पर शो करते हैं, 2D मीन्स एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं, तो वो एक पैराबोला बनाता है. पैराबोला जस्ट इस टाइप की शेप होती है, ये होती है पैराबोला टाइप की शेप. ये बस आप थोड़ा सा दिमाग रख लो, होता है. जब हम 11th और 10th क्लास में भी आएंगे तब भी हम ये सारी चीज़ें पता कर लेंगे. ओके, तो मैं इसको बताता हूँ. तो ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं. तो माय डियर लर्नर्स, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन. सपोज आप ऑटो में बैठ के जाते हैं, ठीक है, तो ऑटो ड्राइवर आपसे बोलता है कि आप कहीं भी जाइए, आपका एक चार्ज तो फिक्स होगा, मतलब 20 रुपये तो आपको फिक्स देना पड़ेगा, और प्लस एवरी किलोमीटर आप जितना भी चलेंगे, जितने किलोमीटर चलेंगे वो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा. तो सपोज आप 1 किलोमीटर चलते हैं, है ना, इफ़ यू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस, देन यू हैव टू पे 20 + 10 रुपीज़. ओके, बिकॉज 20 रुपीज़ इज़ फिक्स चार्ज, 10 रुपीज़ इज़ पर किलोमीटर. सपोज 2 किलोमीटर चलते हैं तो 20 + 10 × 2. सपोज 3 किलोमीटर चलते हैं तो 20 + 10 × 3. अब मैंने बोला कि सपोज आप चलते हैं x किलोमीटर, तो आपको पे करना पड़ेगा 20 + 10 × x. तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू डिपेंड कर रही है वो x पर डिपेंड कर रही है. किस पर डिपेंड कर रही है? x पर. यानी x की जो वैल्यू होगी, x का जो सॉल्यूशन होगा, x की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी. सपोज अगर x की वैल्यू 10 होगी तो आपको पे करना होगा 20 + 10 × x, 10 × 10. तो आपको करना पड़ेगा 20 + 10 × 10 मीन्स 20 + 100 यानी 120 रुपीज़. आपको कितना शो करना पड़ेगा? आपको कितना पे करना पड़ेगा? 120 रुपीज़. तो इसमें x क्या था? x था वेरिएबल्स. वेरिएबल मीन्स बिकॉज इट कैन चेंज. It can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, etc. Okay, and 10 is the coefficient of x and 20 is the constant.
आप 1 किलोमीटर चलेंगे तो 20 तो आपको पे करना ही करना है, प्लस वो 1 किलोमीटर का चार्ज है पर किलोमीटर, वो आपको देना पड़ेगा। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मैं अभी चेन्नई रहता हूँ, लेकिन जो मेरा घर है वहाँ पे जो बिल आता है, वहाँ यूटिलाइजेशन तो होता नहीं है लाइट का, लेकिन फिर भी बिल आता है। वो बिल क्या आता है कि एक फिक्स चार्ज होता है, वो हमको पे करना होगा, वो मेंटेनेंस चार्ज बोलते हैं उसको। तो जो फिक्स चार्ज है वो तो हमको पे करना होता है। तो मेरा पर मंथ का बिल आता है 350 रुपीज़। अगर मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, सपोज मैंने 10 यूनिट अगर यूटिलाइज़ किया तो 350 प्लस जो भी 1 यूनिट का चार्ज होगा वो उस हिसाब से चार्ज लग के आएगा। लेकिन अब भी मैं पे करता हूँ, फिक्स चार्ज तो मुझे पे करना होगा। तो दैट इज़ द वेरिएबल्स। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x विच इज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। ओके, आप एक बात बताइए, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है स्क्वायर और एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ओके। स्क्वायर होता है जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। एंड रेक्टेंगल होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। सपोज अगर एक साइड x है तो सारी साइड ही x होंगी, तो इसका पेरीमीटर होगा 4x। क्या होगा पेरीमीटर? 4x। यहाँ पर सपोज L है, ये B है, तो यहाँ पेरीमीटर होगा L प्लस L 2L और B प्लस B 2B, यानी पेरीमीटर होगा 2L प्लस B। तो ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर साइड x इज 4x विच इज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। तो हमको ये देखना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीज बाई 0.5 सेंटीमीटर। क्या होगा कि अगर पेरीमीटर का, अगर व्हाट विल हैपन टू द पेरीमीटर इफ द साइड इंक्रीज बाई 0.5 सेंटीमीटर। तो जब साइड 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा तो साइड 1 हो गया तो पेरीमीटर हो गया 4 × 1 4, साइड 1.5 हो गया तो पेरीमीटर हो गया 4 × 1.5 6, साइड 2 हो गया तो पेरीमीटर कितना हो गया 4 × 2 8, साइड 2.5 हो गया तो 4 × 2.5 यानी 10। यानी जैसे जैसे पेरीमीटर 0.5 बढ़ रहा है, जो साइड्स अगर 0.5 बढ़ रही है तो पेरीमीटर 2 इंक्रीज हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। A chess club charges joining fees of 200 rupees. A chess club charges joining fees of 200 rupees plus 50 rupees for every match played. The following tables shows the amount of player will have to pay the number. Suppose number of match played 1, तो ये हो गया 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ कैसे हुआ? 200 तो उसको फिक्स करना है और प्लस 50 रुपीज़ पर मैचेस का। यहाँ पे क्या होगा? 200 प्लस 2 × 30, 2 × 50। यहाँ पे क्या होगा? 200 प्लस 3 × 50। तो सपोज m मैच खेला उसने, तो m मैच का हो गया 200 प्लस 50 m हो गया। तो ये भी क्या हो गया? क्लीनर पॉलिनोमियल हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है हैंस इफ m इज द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड द टोटल कॉस्ट विल बी 200 प्लस 50। अब सपोज क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए प्लेयर पेड 750 रुपीज़, तो हाउ मेनी मैचेस डिड ही प्ले। अब उसने m मैच खेला तो उसने चार्ज कितना किया? 200 प्लस 50 m किया। अब ये 750 के बराबर है, उसने 750 पे किया है, तो यहाँ से हो गया 50 m इक्वल टू 750 माइनस 200, तो हो गया 550। तो यहाँ से हो गया m इक्वल टू 11। इसका मतलब उसने कितने मैच खेले हैं? 11 मैच खेले हैं, उसने 11 मैच खेले हैं। अब आते हैं अपन, तो ये सारे जो एग्जांपल्स थे क्या शो कर रहे थे? लीनियर पैटर्न शो कर रहे थे, क्योंकि डिपेंड कर रही थी वैल्यू ओनली x पर और m पर। तो और x की वैल्यू x की पावर ही 1 थी और y की m की पावर ही 1 थी, तो सारे लीनियर पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे। इन्हीं को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब ये इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस क्या होती हैं? आपने एक क्वेश्चन किया था ये वाला 200 प्लस 50m इक्वल टू 750। तो जो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेट कर रहा है 750 को, ये किसको इक्वेट कर रहा है?
750 को, क्योंकि जो ये वैल्यू तो हमारी थी वेरिएबल्स की फॉर्म में और ये वैल्यू थी फिक्स फॉर्म में कि 750 रुपीज़ उसने पे किया है, और ये भी पेड अमाउंट था, लेकिन ये वेरिएबल्स की फॉर्म में था, लीनियर पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में था, ये उसने अमाउंट पे किया है, तो ये इक्वेट कर रहा है 750 को। इन्हीं को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलते हैं हम इसको? लीनियर इक्वेशंस। तो मीन्स when we equate a linear polynomial in one variable to a constant, we get a linear equations. Let us consider the following example. अब suppose the sum of two number is 64. If one number is the 10 more than the other, what are the two numbers? अब suppose आपने एक चॉकलेट खरीदा और एक चॉकलेट की कॉस्ट है 10 रुपीज़। ओके, एक चॉकलेट की कॉस्ट है 10 रुपीज़। अब सपोज आपने एक्स चॉकलेट खरीदा। कितना खरीदा? एक्स चॉकलेट। तो एक्स चॉकलेट की कॉस्ट कितनी जाएगी? 10x। एक्स चॉकलेट की कॉस्ट कितना हो गया? 10x। और आपने अमाउंट पे किया है उसका 50 रुपीज़। तो क्या ये 10x 50 रुपीज़ के बराबर नहीं होंगे? तो 10x 50 रुपीज़ के बराबर होंगे। तो बस यही हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशंस। क्या कहलाती हैं? लीनियर इक्वेशंस। क्यों कहलाती है लीनियर इक्वेशंस? बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। ये कहलाती है, इक्वेट कर दिया हमने, तो दिस बिकम अ लीनियर इक्वेशंस। सो हाउ मेनी डिड वी पे? तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो यहाँ 10 का एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 50/10 हो जाएगा। सिंपल सा है। एक्स 5 हो गया, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 5। इसका मतलब हमने 5 चॉकलेट परचेस किया था, ठीक है। अब जस्ट सपोज आपके पॉकेट में मनी है 500 रुपीज़, है ना। आपकी पॉकेट में सपोज 500 रुपीज़ हैं और आपने 50 रुपीज़ स्पेंड कर दिया, तो आपके अकाउंट में यानी आपकी पॉकेट में कितने रुपये बचेगा? तो आपके पॉकेट में 500 रुपीज़ है, ठीक है। आपने 50 रुपीज़ स्पेंड कर दिया, ठीक है। तो मैंने माना 50 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद आपके पास बचा x रुपये। कितना बचा आपके पास? x रुपये, ठीक है। हाँ ये आप क्या कर रहे हैं? आपके पास 500 रुपये हैं। आपने क्या किया? आप एवरीडे 50 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं। कितना स्पेंड कर रहे हैं एवरीडे? 50 रुपीज़, ठीक है। अब सपोज आपने क्या किया? आपने x डेज के बाद फाइंड किया, आफ्टर x डेज आपके पास बचा 200 रुपीज़। कितना बचा? 200 रुपीज़। तो हमको बनानी है इसकी इक्वेशंस। तो कैसे बनेगा? आपके पास टोटल 500 रुपीज़ था। 500 रुपीज़ में से आपने पर डे 50 रुपीज़ स्पेंड किया और x डेज के लिए किया, तो टोटल कितना हो गया? 50 × x हो गया। यानी आपके पास कितना बचेगा? 500 - 50x। ये तो वेरिएबल की फॉर्म में बच गया। और आपको बचा कितना है? 200 रुपीज़। कितना बचा है आपके पास? 200 रुपीज़। कितना बचा है? 200 रुपीज़। तो यही हमारी कहलाती है इक्वेशंस। इसने इक्वेट कर दिया, तो ये कहलाती है हमारी इक्वेशंस। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए आप। ये बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 64, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। एग्जाम्पल नंबर 6। एक नंबर है जो 10 बड़ा है दूसरे नंबर से। तो सपोज अगर मैंने एक नंबर x मान लिया, तो अदर नंबर 10 + x होगा, नहीं होगा? बोल रहा है मेरा वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। तो मैंने अदर नंबर x मान लिया, तो वन नंबर क्या हो गया? 10 + x हो गया। और सम बोल रहा है, इसका सम कितना है? फिर 64 रुपीज़। और इनका सम कितना होगा? x + 10 + x। और ये किसके बराबर है? 64। यानी इक्वेट कर दिया हमने। तो यहाँ से 2x + 10 हो गया 64। तो यही हमारी कहलाती है लीनियर इक्वेशंस। क्या कहलाती है हमारी ये? लीनियर इक्वेशंस। तो 2x + 64 हो गया। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और, लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा तो उसका सॉल्यूशंस 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 वेरिएबल्स का है। बिकॉज ये 1 वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू पर ही सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। अब सपोज ये x + y = 100 होता, तो यहाँ पर पता है क्या होता? एक वैल्यू होती डिपेंडेंट और एक वैल्यू होती इंडिपेंडेंट। सपोज x की वैल्यू 1 होती तो y की वैल्यू निकल के आती। तो x की वैल्यू y पर डिपेंड करेगी, y की वैल्यू x पर डिपेंड करेगी। तो एक वैल्यू डिपेंड है और एक वैल्यू इसमें इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू डिपेंड ही होगी इस इक्वेशन पर। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। यहाँ से हम निकालते हैं। अब देखो आप इसमें देखिए, इस फिगर में यहाँ पर x की वैल्यू 4 दे रखी है, हमें एक 2x + 3 हमको एक्सप्रेशन दे रखा है। हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और इस एक्सप्रेशन को हमने y के बराबर मान लिया है। इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। ये जो y है वो x के फंक्शन में है, इनको हम बोलते हैं फंक्शन। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं f(x = 2x + 3)। जब हम बड़ी क्लासेस में आएंगे तो वहाँ हमको फंक्शन भी पता चलेगा। तो ये जो
वाई है, यानी ये वाई की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है एक्स की वैल्यू पर। किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स की वैल्यू पर। यानी वाई जो डिपेंड कर रहा है वो एक्स के फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी उसी से वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो सपोज हमने इनपुट दिया x4, हमारा आउटपुट निकल के आ गया y = 11। तो जो y की वैल्यू डिपेंड कर रही थी वो इस इनपुट पे डिपेंड कर रही थी, वो इनपुट क्या था? हमारा x। और इन्हीं को बोलते हैं हम फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? फंक्शंस। कि x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि y की वैल्यू ये आ जाए। तो y एक फंक्शन है x का, y है एक फंक्शन x का, तो y की वैल्यू डिपेंड करेगी x पे। तो ये हमारे कहलाते हैं लीनियर एक्सप्रेशंस। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर सेट 2.2 पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। तो आप ऐसे ही मान सकते हो इसको, y = 5x - 3 मान सकते हो, या fx = 5x - 3 मान सकते हो, कुछ ही मान लो। अगर मैंने f0 की वैल्यू निकालनी है तो 5 × 0 - 3 हो गया। एज पर क्लास 10th और क्लास 11th 5 × 0 हो गया 0, 0 - 3 हो गया -3। तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाओ। तो चूंकि इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू डिपेंड कर रही है x पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर s की वैल्यू दे रखी है, तो बस इसमें भी s की वैल्यू पुट करनी है, आप कर देंगे। s की वैल्यू 0 होगी तो ये 7s² - 4s तो 0 हो जाएगा, खाली क्या बचेगा? इसमें 6 बचेगा। पहले का आंसर हो गया 6। ऐसे इसको कर लेंगे s = -3। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा s = -3, तो ये हो जाएगा 7s² - 4s और प्लस का 6। तो 7 × -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 × -3 प्लस 6। तो 7, ये -3 का स्क्वायर हो गया 9, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 6। जब भी माइनस की वैल्यू होती है उसको हमेशा हम ब्रैकेट में लेते हैं। ठीक है, वो ब्रैकेट में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये -3 नहीं है, ये 3 × -1 है। ओके, तो ये हो गया हमारा 81। ओके, ये जो आपकी क्लासेस है ना 9 से लेकर 12 तक, इवन 6 से लेकर 12 तक जो क्लासेस हैं, ये आपकी बेसिक क्लासेस होती हैं। अगर आपकी ये बेसिक क्लासेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना लॉजिक के साथ, प्लस शॉर्टकट तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो जो आगे के जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना वो आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। मैं खुद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से मैंने जॉब ली है, और एसएससी सीजीएल में मैथमेटिक्स होता है 250 मार्क्स का। ओके, और मेरे 250 मार्क्स में से 247 मार्क्स हैं, यानी मेरे प्री में 50 में से 47 मार्क्स थे, और मेंस में 200 में से 200 मार्क्स थे। बिकॉज ऑफ आई नो द शॉर्टकट मेथड्स, आई नो द हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो हमको कैसे आएंगी ये चीज़ें? वो आएंगी जब हम ये 6 से लेकर 12th क्लास की मैथमेटिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम अच्छे से कवर करते हैं। तो मेरा टारगेट, मेरा ऑब्जेक्ट यही रहेगा कि मैं आपको चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली और शॉर्टकट तरीके से कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस को, और बहुत स्मूथ वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, मतलब मतलब पढ़ा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको अपने टीचर्स के बारे में बताऊँगा। मेरे टीचर्स, मैं आज भी मतलब मैं जो हम उस टाइम पे पढ़ते थे तो टीचर्स से बहुत लगाव रहता था। ठीक है, आज भी मेरे टीचर्स कहीं मिलते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलता है, और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं अपने टीचर्स की वजह से ही हूँ। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their age will be added up to 70 years. Find their present age. ये क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है सलील मदर की, वो 3 times है सलील की प्रेजेंट एज से। ठीक है, तो सपोज सलील की एज मैंने मान ली, सलील एज मैंने मान ली x, तो सलील्स मदर एज क्या होगी? सपोज सलील एज मैंने मान ली x, तो सलील्स की मदर की एज क्या होगी? एज पर क्वेश्चंस होगी 3x। बोल रहा है 3 times। अब बोल रहा है आफ्टर 5 years देयर एज विल एड अप 70 years, देयर एज विल एड अप 70 years।
फाइंड देयर प्रेजेंट एज। हम इन क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है करने का, और दूसरा तीन तरीके से कर सकते हैं। वो तीनों तरीके बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीका भी बताऊँगा आपको करने का। देखो ये कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स सलील की एज क्या होगी x+5, और आफ्टर 5 ईयर्स सलील की मदर की एज क्या होगी 3x+5, और इन दोनों का ऐड दे रखा है, क्या दे रखा है 70, क्या दे रखा है हमको 70 ईयर्स। तो हम इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने के बाद आ रहा है 70, यानी x+5 + 3x+5 = 70। तो यहाँ से हो गया 4x + 10 = 70। तो यहाँ से हो गया 4x = 70 - 10, और 4x = हो गया 60। तो यहाँ से x = हो गया 15, यानी सलील की परसेंटेज आ गई 15 और सलील की मदर की एज आ गई 53 या 45। एक तो तरीका होगा, फर्स्ट मेथड तो हुआ ये वाला, ठीक है। अब आते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, आप लॉजिक देखो, आप ये 5 साल बाद बता रहा है एज, ठीक है। 5 साल बाद ये 70 है, तो आज एज क्या होगी। तो इस 70 में से 5 साल तो हटा दो सलील की मदर के, और 5 साल हटा दो सलील के। तो अगर हम 10 साल हटा देंगे तो 60 होगा नहीं होगा, आज की एज दोनों की मिला के 60 होगी नहीं होगी भाई। 70 ईयर्स क्या आ रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स आ रहा है। आज सपोज आज सलील x का है तो 5 साल का हो जाएगा, 5 साल बाद x+5 का होगा, मदर कितना होगा 3x+5। तो आज कितना होगा, आज ये एज कितनी होगी, ये 70 5 साल बाद है, तो आज कितनी होगी, दोनों की 5 साल हटाओ, 70 5 सलील का हटाओ, 5 मदर का हटाओ, तो आज की एज होगी दोनों की 60। और यहाँ से x + 3x = हो गया 60, यहाँ से 4x और हो गया 60, तो x आ गया 50। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। एक तरीका तो हमारा क्वेश्चन है थर्ड, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है ना, अब इस थर्ड क्वेश्चन को हम करेंगे 3 तरीके से, 3 टाइप से। एक टाइप सिंपल होगा, दूसरा टाइप भी सिंपल होगा, तीसरा टाइप वेरी सिंपल होगा। वो जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील मदर 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। तो सपोज सलील की प्रेजेंट एज है, ये हमको लेट करना पड़ेगा x, तो मदर एज क्या हो जाएगी 3x एज पर क्वेश्चन बोल रहा है ना, सलील की जो मदर की एज है वो 3 टाइम्स है सलील की एज से, तो x + 3x। बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स ये हो जाएगी सलील की एज हो जाएगी x + 3 और मदर की एज हो जाएगी x + 5 और ये हो जाएगी 3x + 5, और दोनों का सम दे रखा है आफ्टर 5 ईयर 70। तो यहाँ से x + 5 + 3x + 5 हो गया 70, तो यहाँ से 4x + 10 हो गया 70, तो यहाँ से 4x = हो जाएगा 70 और 60, सॉरी, तो यहाँ से x हो गया 15, तो ये हो गई एज 15 और ये हो गई 45। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सलील की एज और मदर की एज 3x है, ठीक है। अब आफ्टर 5 ईयर 70 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर 70 ईयर्स है, तो आज की एज का सम क्या होगा, 5 सलील की एज हटाओ और 5 सलील की मदर की एज हटाओ, तो 60 होगा नहीं होगा, 70 में 10 घटेगा, तो दोनों का सम कितना हो गया यहाँ पर 4x, और वैसे कितना आ रहा है 60, तो x = हो गया 15। ये क्वेश्चन सेकंड तरीके से। अब थर्ड देखिए आप, सलील की एज x, मदर की एज 3x, तो रेशियो बना लिया, तो यहाँ से रेशियो हो गया 1:3, तो सलील की और मदर की 1:3 हो गई एज, ठीक है। अब 5 साल बाद ये प्रेजेंट का एज है, प्रेजेंट की एज का रेशियो है, ये 5 साल बाद की एज का सम है, ठीक है। तो 5 साल बाद की एज का सम 17 है, तो आज का क्या होगा, आज का होगा 60। क्यों, इसमें से 5 हटाओ मदर का और 5 हटाओ सलील का, तो 60 हो गया। ये आज की एज का सम है दोनों का, और यहाँ पर आज की एज का सम क्या आ रहा है 4, यानी रेशियो में आ रहा है 4 और रियल में आ रहा है 60, तो 4 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू हो गई 15, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो गई 15 और 3 की वैल्यू हो गई 3 × 15, तो यहाँ से हो गई 45। तो ये इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं क्वेश्चंस को, तो बिकॉज वहाँ पे टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर 63, रेशियो दे रखा है 2:5, तो रेशियो क्या दे रखा है
2:5, तो 2x हो गया एक नंबर, दूसरा नंबर 5x हो गया। एक्चुअली में क्या होता है, रेशियो क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है रेशियो और एक होता है फ्रैक्शन। एक होता है फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन हो गया 5/10, ये फ्रैक्शन है, ये रेशियो नहीं है। रेशियो क्या होता है, रेशियो में जो दोनों नंबर्स होते हैं ना, ये हमेशा को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम। क्या होंगे हमेशा? ये को प्राइम। और वो जो को प्राइम ये क्यों आया है नंबर, ये को प्राइम यूँ आया है नंबर कि इनका जो कॉमन फैक्टर्स है ना वो निकल चुका है। अब ये फ्रैक्शन है, हम इसको अब हम इसको को प्राइम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5/10, 1:2 हो गया ये। तो जो कॉमन फैक्टर्स था वो हम निकाल देते हैं। जब कॉमन फैक्टर्स निकल जाता है दो नंबर्स का, तो फिर वो दो नंबर का जो रेशियो बचता है वो कहलाता है को प्राइम नंबर्स। वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे सपोज मेरा नंबर है 14 और एक नंबर है 16, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। और जब 2 निकल गया तो एक बचा 7, एक बचा 8, तो 7 और 8 कैसे हो गए हमारे? को प्राइम हो गए। तो इनको हम 7:8 बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें जो कॉमन रेशियो था वो x था, तो 2x हो गया, 5x हो गया। अब दोनों का डिफरेंस दे रखा है, यानी 5x - 2x दे रखा है। कितना? 5x - 2x दे रखा है 63। तो यहाँ से 3x हो गया 63, तो यहाँ से x हो गया 21। तो बस वैल्यू फाइंड कर लो। 21 22 जा 42 और 21 5 जा 110। एक तो तरीका ये हो गया फर्स्ट मेथड, x मान के कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है करने का इसको कि डिफरेंस दे रखा है 2, रेशियो दे रखा है 2:5 और डिफरेंस दे रखा है 63 का। तो यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस कितने का है? 3 का। और रियल डिफरेंस कितने का है? 63 का। तो 3 = 2 हो गया कितना? 63। 3 = 2 हो गया 63। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो गई 21। तो 1 की वैल्यू हो गई 21, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 21। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 21। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है। सो माय डियर लर्नर्स, आज की क्लास में यहीं पर फिनिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप नोट कीजिए और अगली क्लास में या टेलीग्राम पर ज़रूर पूछिएगा। और आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें मेरे को एक बहुत अच्छा कोट मिला भगवद गीता का। वो कोट है, आनो भद्रा कर्तवो यंतु विशुदा। मीन्स जहाँ से भी आपको अच्छे विचार आते हैं, जहाँ से भी आपको अच्छे विचार मिलते हैं, उनको आने देना चाहिए। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, यू हैव टू टेक इट। ओके, सो माय डियर लर्नर्स, मैं आज की क्लास को ही फिनिश करता हूँ। और आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। और माय डियर लर्नर्स, नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं होती है और आप नॉलेज लेते रहिए। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कैरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या लाइफ की कोई भी डिफ़िकल्टी हो, तो आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ, मतलब हम इस क्लास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है और आप ही मुझे आगे लेके जाएंगे। और मेरा एक ही ड्रीम है, जॉब तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरा एक ड्रीम और है कि मुझे एक बहुत अच्छा, मतलब मैं टीचर तो हूँ लेकिन मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो मैं चाहता था। तो मैं यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के मीडियम से ही वो प्लेटफॉर्म चाहता हूँ कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले। मेरे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक रीच करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूँ। लेकिन शायद मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जहाँ मैं एक साथ बहुत सारे बच्चों तक पहुँच सकता। मेरे अंदर पढ़ाने की एक भूख है, नॉलेज शेयर करने की एक बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसी वजह से मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। और ये चैनल मेरे लिए सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आप सब तक पहुँचने का एक जरिया है। अगर मेरे पढ़ाने से किसी एक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, या किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या किसी को अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा मिलती है, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। और मेरा उद्देश्य सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करना ही नहीं है, बल्कि जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हो सके उन तक नॉलेज और मोटिवेशंस पहुंचाना है। सो स्टे लर्निंग एंड कीप हैप्पी। ओके,
मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और क्लासेस मेरी कंटिन्यू चलेंगी, अब कोई भी गैप नहीं होगा, तो क्लासेस करते रहिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तक रीच कराओ और ये चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच।